कभी सोचा है कि हम हजारों साल पुरानी सभ्यताओं की कहानी को आखिर जोड़ते कैसे हैं? हमारे पास ना दो तरह के सुराग होते हैं। एक तो वो जो जमीन के नीचे दबे हैं और दूसरे वो जो पुरानी किताबों के शब्दों में छिपे हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि ये दोनों हमें अतीत के बारे में क्या क्या बताते हैं। जरा एक पल को सोचिए, अगर आज हमारी लिखी हुई हर एक चीज, हर किताब, हर डिजिटल रिकॉर्ड सब कुछ गायब हो जाए, तो भविष्य में हमारी कब्रें हमारे बारे में क्या कहानी सुनाएंगी? बस यही एक सवाल हमें सीधा आर्कियोलॉजिस्ट की दुनिया में खींच लेता है। एक ऐसी दुनिया जहां चीजें शब्दों से कहीं ज्यादा जोर से बोलती हैं। तो ठीक है, चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। हमारा पहला सुराग पत्थर का है। ये हैं वो खामोश पहरेदार जिन्हें हम महापाषाण या फिर मेगालिथ्स कहते हैं। तो ये मेगालिथ्स आखिर हैं क्या? देखिए, इसका मतलब बहुत सीधा सा है, बड़ा पत्थर। ये विशाल प्रागैतिहासिक पत्थर के टुकड़े हैं जिन्हें पुराने जमाने के लोगों ने एक खास मकसद से लगाया था, और वो मकसद था कब्रों पर निशान लगाना। समझिए, ये पत्थर एक प्राचीन रहस्य के दरवाजे की तरह हैं। तो ये इतिहास में कहाँ बैठते हैं? इन कब्रों को बनाने की प्रथा करीब 3000 साल पहले शुरू हुई थी, और दिलचस्प बात यह है कि ये लगभग उसी समय के आसपास की बात है जब सबसे पुराना वेद यानी ऋग्वेद रचा जा रहा था। ये हमें एक बहुत बड़ी बात बताता है कि उस समय भारत में दो अलग अलग दुनियाएं एक साथ मौजूद थीं। अच्छा, अब जब हमने बाहर से इन निशानों को देख लिया है, तो अब वक्त है असली खोजबीन का, जमीन के नीचे उतरने का। हमारी कहानी का खुदाई वाला हिस्सा अब शुरू होता है। तो एक आर्कियोलॉजिस्ट की तरह सोचते कैसे हैं? देखिए, पहला कदम है कब्र के निशानों को पहचानना। ये पत्थर के गोल घेरे हो सकते हैं या अकेले खड़े बड़े बड़े पत्थर जो इशारा करते हैं यहां खोदो। फिर दूसरा कदम अंदर की चीजों को बहुत सावधानी से बाहर निकालना। यहां कंकाल, मिट्टी के बर्तन और रोजमर्रा की चीजें मिलती हैं। और सबसे जरूरी तीसरा कदम इन सुरागों का विश्लेषण करना। हर चीज एक कहानी कहती है, हमें बस उसे पढ़ना सीखना होता है। और ये चीजें क्या बताती हैं? सामाजिक हैसियत। ब्रह्मगिरी में एक कंकाल के पास से 33 सोने के मनके, तांबे की चूड़ियां और एक शंख मिला। सोचिए, वहीं दूसरी कब्रों में बस कुछ मिट्टी के बर्तन। ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है। ये साफ दिखाता है कि उस समाज में कुछ लोग मुखिया थे और बाकी उनके अनुयायी। इनाम गांव की खुदाई तो जैसे हमें उस दौर की जिंदगी का एक पूरा स्नैपशॉट दे देती है। आर्कियोलॉजिस्ट को वहां गेहूं, जौ, चावल जैसी फसलों के जले हुए बीज मिले हैं। मतलब हमें पता है कि वो क्या खाते थे। मवेशियों और हिरण की हड्डियों पर कट के निशान हैं, यानी ये उनके भोजन का हिस्सा थे। साथ ही लोहे के औजार और वो खास काले लाल रंग के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। ये सारे सुराग मिलकर हमें उनके खान पान और रोजमर्रा की जिंदगी की एक पूरी तस्वीर दिखाते हैं। लेकिन इन कंकालों का क्या हम बता सकते हैं कि वे पुरुष थे या महिला? यहां एक आम गलतफहमी है। अक्सर लोगों को लगता है कि गहने मिले तो महिला होगी, लेकिन सच तो यह है कि उस जमाने में पुरुष भी गहने पहनते थे। तो असली वैज्ञानिक तरीका क्या है? हड्डियों की बनावट। एक महिला के कूल्हे की हड्डी यानी पेल्विक एरिया बच्चे को जन्म देने के लिए कुदरती तौर पर ज्यादा चौड़ी होती है। यही वो पक्का सुराख है जिस पर आर्कियोलॉजिस्ट भरोसा करते हैं। अब तक हम खामोश चीजों को सुन रहे थे जो जमीन से मिली हैं, लेकिन कहानी का एक दूसरा बिल्कुल अलग पहलू भी है। चलिए अब एक ऐसे सुराख की ओर बढ़ते हैं जो बोलता है। देखिए, भौतिक वस्तुएं केवल आधी कहानी ही बता पाती हैं। लोगों की मान्यताओं और उनके विचारों को समझने के लिए हमें उनकी प्राचीन आवाजों को सुनना होगा। और ये आवाज आती है ऋग्वेद से। ये 4 वेदों में सबसे पुराना है। लगभग 3500 साल पहले वैदिक संस्कृत में रचा गया। इसमें 1000 से भी ज्यादा भजन या सूक्त हैं, जिसका मतलब है अच्छी तरह से कहा गया। ये देवी देवताओं की तारीफ में है। और सबसे हैरान करने वाली बात, इसे लिखे जाने से सदियों पहले तक लोग इसे सिर्फ सुनकर और बोलकर ही पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते रहे थे। इसकी खूबसूरती और भावना को महसूस करने के लिए जरा ये भजन सुनिए। ऋषि विश्वामित्र व्यास और सतलुज नदियों से बात कर रहे हैं जैसे वे जिंदा हों। हे बहनों, मेरी बात सुनो। तुम्हारा पानी हमारे रथ के पहियों के धुरों से ऊपर न उठे ताकि हम सुरक्षित पार जा सकें। यहां नदियां सिर्फ पानी का बहाव नहीं हैं, बल्कि देवियां हैं जिनकी पूजा हो रही है। तो अब हमारे पास 2 तरह के सबूत हैं, एक जमीन के नीचे दबी कब्रों से और दूसरा इन भजनों की दुनिया से। चलिए अब इन दोनों को आमने सामने रखते हैं और देखते हैं कि ये एक ही समय की 2 कितनी अलग अलग तस्वीरें पेश करते हैं।
ये तुलना सच में आंखें खोल देने वाली है। महापाषाण कब्रों में हमें मुखिया मिलते हैं जो सोने जैसी कीमती चीजों के साथ दफनाए गए हैं। वहीं ऋग्वेद के राजा बहादुर योद्धा तो हैं, पर उनके पास कोई महल या राजधानी नहीं है। कब्रों में धन का मतलब है लोहा और सोना। ऋग्वेद में धन का मतलब है मवेशी और घोड़े। एक तरफ दफनाने की परंपरा है तो दूसरी तरफ आग में घी और अनाज की आहुति देकर यज्ञ करने की। इसका मतलब ये सिर्फ अलग अलग रीति रिवाज नहीं थे, ये शायद दो बिल्कुल अलग समाज थे जो एक ही समय एक ही धरती पर मौजूद थे। अब एक पल के लिए भारत से बाहर झांकते हैं, ये समझने के लिए कि अलग अलग संस्कृतियां अपने इतिहास को कैसे दर्ज करती हैं। चलिए एक नजर दुनिया के दूसरे कोने पर डालते हैं। ये तुलना कमाल की है। करीब 3000 साल पहले भारत में लोग बड़े बड़े पत्थर लगाकर अपने मृतकों और उनकी सामाजिक हैसियत को याद रख रहे थे। उसी समय के आसपास करीब 3500 साल पहले चीन में राजा हड्डियों पर लिखकर भविष्य से सवाल पूछ रहे थे। इन्हें ऑरेकल बोन्स कहते हैं। वो पूछते थे, क्या हम युद्ध जीतेंगे, क्या फसल अच्छी होगी। एक संस्कृति मौत के जरिए अपनी कहानी कह रही है और दूसरी भविष्य की चिंता में। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। आज से हजारों साल बाद हम अपने पीछे कौन से सुराग छोड़ के जाएंगे? हमारे प्लास्टिक के पहाड़, हमारे डिजिटल निशान, हमारे खाली पड़े शहर, ये भविष्य के आर्कियोलॉजिस्ट को हमारी कहानी कैसे सुनाएंगे?